युद्ध जिसने किया नहीं वो भी बड़े अभागे होंगे, या वादों को तोड़ा होगा या युद्ध से भागे होंगे। एक टाइम में हम दुनिया के बिल्कुल विश्व गुरु थे और बीच में ऐसा टाइम आया कि हमारा सारा सिस्टम डिस्टर्ब हो गया, हमारी सभ्यता को कुचल दिया गया। महेंद्रगढ़ में, रेवाड़ी में स्कूल वाले को खूब गालियां निकाली जो निकालते हैं, लेकिन उनसे एक सवाल पूछिए कि एग्रेरियन सोसाइटी को नॉलेज सोसाइटी किन्होंने कन्वर्ट किया? क्या सरकारी स्कूलों ने या प्राइवेट स्कूलों ने? क्या सरकारी स्कूलों ने या प्राइवेट स्कूलों ने? 4 वर्ण थे ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उसमें ब्राह्मण का दर्जा बड़ा ऊंचा दिया गया, वो अच्छा था क्यों? उसमें पढ़ाई के कारण ब्राह्मण, मेरे दिमाग से ब्राह्मण वो होता है जो अपने दिमाग को प्रयोग करता है। कि सच्चाई तो क्या है कि बच्चा इंटेलिजेंट है तो हम उस बच्चे के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। सरकार का एक काम होता है भाई एजुकेशन को इम्प्रूव करना। सरकार यदि अपना काम नहीं कर पाई हॉस्पिटल में और स्कूल में, तो प्राइवेट सेक्टर पैदा हो गया और टीचर्स को ट्रेनिंग करवाई जाती है। अब सरकार तो ये चीजें जानती भी नहीं, मतलब नेता लोग देख रहे हो तो बुरा नहीं माने, मतलब उनका मेंटल लेवल ही नहीं है। पहले बोलते थे चुप रहने वाला बच्चा अच्छा होता है, बोलने वाला बच्चा खराब होता है, गम खाने वाला बच्चा अच्छा होता है। आज की धारणा में गम खाने वाला गम ही खाता रहेगा, चुप रहने वाला चुप ही रहेगा। यहाँ पर 3-3 लाख रुपए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो के पूरे हिंदुस्तान का टीचर गुड़गांव में यहाँ आ रहा है, रेवाड़ी में आ रहा है, महेंद्रगढ़ में आ रहा है, अलवर में जा रहा है। क्यों जा रहा है? यहाँ अच्छे पैसे मिलते हैं, यहाँ पैसे अच्छे मिलते, यहाँ पैसे अच्छे मिलते। दोस्तों सादर अभिवादन। आज हमारे साथ मौजूद हैं सत्यवीर यादव, यूरो ग्रुप ऑफ स्कूल्स के चेयरमैन हैं, IIM अहमदाबाद से पास आउट हैं और आज इनको हमने विशेष रूप से इसलिए आमंत्रित किया है क्योंकि स्कूलों में एडमिशन का टाइम चल रहा है। माता पिता, अभिभावक परेशान है कि बच्चा किस स्कूल में भेजना चाहिए, अलग अलग तरह के दावे सामने आते हैं। दूसरी बात यह है कि शिक्षा को लेकर के जो समझ इनके पास है, मुझे लगता है कि वो समझ इतनी विकसित है कि वो सबके काम आएगी, अभिभावकों के भी काम आएगी, बच्चों के भी काम आएगी। आज हम इनसे शिक्षा को लेकर के भी बात करेंगे, स्कूलों की वर्तमान दिशा और दिशा को लेकर के भी बात करेंगे, सरकारी स्कूलों के गिरते स्तर पर भी बात करेंगे और प्राइवेट स्कूल क्यों, एक तरह से हम कह सकते हैं कि क्यों लोगों की पसंद बनते जा रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। तो हमारे साथ जो मौजूद है, मैंने बताया कि IIM अहमदाबाद से पास आउट हैं सत्यवीर यादव, तो इनके पास बिजनेस का भी तजुर्बा है, इनके पास शिक्षा का भी तजुर्बा है। दोनों विषयों पर हम विस्तार से बात करेंगे। मैं हूं आपका साथी महेश कुमार वैद्य और आपको मैंने परिचय दे ही दिया। अब सत्यवीर यादव से खुल के बात करेंगे हम आपसे एक एक विषय पर। आपकी हो सकता है आपको लगे कि जो हमने कुछ तीखे टेढ़े सवाल पूछ लिए, लेकिन ज़रूरी है क्योंकि आप समझते हैं कि इन दिनों जो दौर चल रहा है एडमिशन का, इसमें एक से बढ़ के एक दावे, और जब नज़दीक जाकर देखते हैं तो कई बार लगता है थोथा चना और बाजे घना। तो हम सब विषयों पर आपसे बात करेंगे। हम पहले आपको सत्यवीर यादव के बारे में बता दें कि नौताना गांव है इनका, महेंद्रगढ़ ज़िले में। 4 एकड़ पेरेंटल ज़मीन इनके पास थी, लेकिन इन्होंने अपनी प्रतिभा के बल पर आज 18 यूरो इंटरनेशनल स्कूल के मालिक हैं ये, और सभी स्कूलों का संचालन बेहतरी से किया जा रहा है। अच्छे ढंग से उन स्कूलों का संचालन कर रहे हैं। गुरुग्राम में भी है, रेवाड़ी में भी है, महेंद्रगढ़ ज़िले में भी है। और भी इनसे बात करेंगे कि कहाँ कहाँ क्या क्या किस तरह के एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो है इन्होंने खड़े किए हैं और किस तरह इन्होंने शून्य से हम कह सकते हैं कि शिखर का सफ़र पूरा किया है, किस तरह फर्श से अर्श पर पहुँचे हैं। सत्यवीर यादव जी, सबसे पहले तो हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। तो हम सीधे सीधे यही बात करते हैं। सबसे पहले तो आपके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को ये बता दीजिए कि नौताना से गांव से निकल करके किस तरह ये शख्स जो है आज 18 इंटरनेशनल स्कूलों की स्थापना करने में कामयाब हुआ। अपनी कहानी, अपनी जुबानी आप बता दीजिए। बहुत कम शब्दों में बताएंगे क्योंकि हमें आपसे शिक्षा को लेकर के बात करनी है, एजुकेशन को लेकर के बात करनी है। तो अपने बारे में आप कम शब्दों में अपनी बात बता दीजिए। देखिए, नौताना गाँव के अंदर मेरा जन्म हुआ और एक सीमांत किसान का बेटा होने के कारण जिंदगी अभावों की जरूर रही। और क्योंकि हम सरकारी स्कूल में पढ़े, लेकिन उस टाइम किस्मत से हमें अच्छे टीचर मिल गए और उन टीचर्स ने हमें बहुत आगे उठाया।
हमारे मैथ के टीचर थे हेडमास्टर कंवर सिंह यादव जी, हमारे इंग्लिश के टीचर थे रामनिवास यादव जी। एक्सीलेंट टीचर्स हमें मिले गांव के स्कूल में, और उन्होंने हमें एनकरेज किया, और हमने 10वीं अपने गांव के स्कूल से पास की, नौताना से। उसके बाद फिर हम हिसार में चले गए। 2 साल हमने हिसार में BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर किया, और वहाँ से फिर हम एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग करने के लिए BTech एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग करने के लिए लुधियाना चले गए। उसके बाद मैंने 3 साल जॉब की एस्कॉर्ट्स के अंदर। ये कौन से सन की बात होगी? ये 1981 से लेकर 1984 तक 3 साल मैंने जॉब की। उसके बाद मेरा IIM अहमदाबाद में एडमिशन हो गया, और मैं IIM अहमदाबाद में MBA करने चला गया। तो ये तो मेरा पढ़ाई का पॉइंट था। इसके बाद मैंने, क्योंकि एक्चुअली MBA है क्या, MBA एक व्यापार को अच्छे ढंग से करने का एक माध्यम है। इसमें जो बिजनेस के जो अलग अलग गैमेट्स होते हैं, जैसे HR है, मार्केटिंग है, फाइनेंस है, पर्सनल है, वो सारे अकाउंट्स है, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स है, वो सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है। और लकीली हम लोग दुनिया के बेहतरीन प्रोफेसर से पढ़े, जिन्होंने हमें एक, जैसे डायमंड होता है ना, कच्चा डायमंड, उसको घड़ा, और उन्होंने घड़ के तराश के उन्होंने हमें आगे बढ़ाया। IIM पास आउट करने के बाद एक सत्यवीर जी, बीच में एक मेरा सवाल है, मुझे थोड़ा सा ये जानना, एग्रीकल्चर लाइन से ग्रेजुएशन करने वाला शख्स बिजनेस मैनेजमेंट करने के लिए अहमदाबाद पहुंचता है, क्या किसने मार्गदर्शन दिया कि अब आप MBA के लिए अहमदाबाद चले जाइए? क्योंकि उस समय बहुत कम लोग जो है उस तरफ रुख करते थे। जो देखो, सच्चाई तो ये है कि जब गांव से हम 10th क्लास से आगे 12वीं में गए, तो हम हिसार में गए। हमारे गांव के आसपास में कुछ लोग थे जो उस टाइम जो बेटर लोग थे, वो हिसार में HAU हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जाया करते थे, तो हम वैसे चले गए। जब हम HAU में गए तो वहाँ पता चला कि यदि आप इतने इंटेलिजेंट हैं तो आप एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग PAU लुधियाना से करिए। हमने बड़ी अच्छी पोजीशन ली और हम PAU लुधियाना में पहुँच गए। PAU लुधियाना में हमने सीखा कि भाई इससे ऊपर जाना है तो IIM अहमदाबाद एक ऐसा संस्थान है जो दुनिया के टॉप 10 में। देखिए, परिवार को तो कोई ऐसा ज्ञान था नहीं कि क्या इंजीनियरिंग है, क्या MBA है, क्या नहीं है। पेरेंट्स जैसे माँ हाउसवाइफ थी, पिताजी अपना एक ट्रक ऑपरेटर थे, उनके पास एक ट्रक था जिसके वो ड्राइवर भी थे, और गांव में छोटी मोटी खेती थी। देन आफ्टर जब आप IIM अहमदाबाद से जो है आप आगे डिग्री लेकर के, फिर कैसे, क्या कुछ हुआ, आगे का सफर बताइए। वहाँ हमें सबसे बड़ा अच्छा क्या मिला कि वहाँ जो हमें प्रोफेसर्स मिले, और वहाँ जो बेस्ट इंटेलिजेंट, बेस्ट ब्रेन ऑफ इंडिया हमारे जो क्लास फेलोज थे, क्योंकि कोई IIT दिल्ली से आया था, कोई IIT कोलकाता से आया था, कोई, मतलब सारे टॉप कॉलेजों के टॉपर थे, क्योंकि 180 स्टूडेंट्स लिए जाते थे, और रफली उस टाइम 2 लाख 3 लाख बच्चे बैठते थे। कैट एक एग्जाम होता है, कॉमन एडमिशन टेस्ट, तो वो अपने आप ही चेक कर लेता था कि भाई बेस्ट बच्चे लिए जाएंगे। अच्छा, उन बेस्ट बच्चों के ऊपर बेस्ट लेक्चरर मिले जिनको बहुत बड़ा ज्ञान था, जैसे हमारे प्रोफेसर VL मोटे थे, वो मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स के महान ज्ञाता थे। उन्होंने हमें समझाया कि जब भी कोई बिजनेस का डिसीजन लेना है तो उसमें मैथ और स्टैटिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों की भूमिका बताइए। दूसरी बात क्या है कि वहाँ बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आते थे। हमारे यहाँ HP नंदा जी आते थे, हमारे यहाँ GD गोयनका जी आते, RP गोयनका जी आते थे, बड़े बड़े समझ लीजिए रिलायंस के धीरूभाई अंबानी भी आते थे, उनसे भी हम पढ़ते थे। हमें सौभाग्य होता था ऐसे बड़ी हस्तियों से रूबरू होने का और उनसे व्यापार को समझने का, क्योंकि IIM अहमदाबाद इंडिया का नंबर 1 तो जरूर है, वर्ल्ड का भी टॉप 10-12 में आता है। और क्योंकि यहाँ के लड़के, आजकल के दिन में लड़के हो लड़कियां हो, तो पूरे हिंदुस्तान पे छाए हुए, पूरी दुनिया में छाए हुए हैं। तो देखिए, एक अच्छा माहौल मिला बिजनेस को समझने का। तो सतवीर जी, जैसे आपने, हम शुरुआत करते हैं कि पहला स्कूल, किस तरह पहला स्कूल अस्तित्व में आया? आपने
अहमदाबाद से आकर के किस तरह मन में विचार किया कि मुझे एक स्कूल खोलना चाहिए? एक लाइन जो एजुकेशन की आपने चुनी, क्योंकि आपने ही चुनी है, तो वो क्यों चुनी? मतलब इसी लाइन में आप क्यों आए कि मुझे स्कूलों की स्थापना करनी है, एक चैन स्कूल की खड़ी करनी है? क्या शुरू में ये विचार था कि चैन स्थापित करनी है या सिर्फ एक ही स्कूल बनाना है? शुरू में क्या था, कैसे आइडिया आया मन में? ये सच्चाई तो ये है कि अहमदाबाद के बाद मैं महिंद्रा एंड महिंद्रा में एरिया मैनेजर लग गया जी। उसके बाद उन्होंने मुझे रीजनल मैनेजर बना दिया जी। बाद में बजाज ऑटो ने मुझे डिप्टी जनरल मैनेजर बना दिया जी। तो मैंने बिजनेस को सीखा, पर मेरे मन में लंबे टाइम तक नौकरी करने का इरादा नहीं था। लेकिन क्योंकि मैं सीमांत किसान का बेटा था, पैसा था नहीं, तो मुझे इनिशियल पूंजी और नॉलेज और एक्सपीरियंस लेना था। तो मैंने 7-8 साल इन कंपनियों में काम किया और इनमें काम करने के बाद में गुड़गांव में आ गया। गुड़गांव में मैंने एमआरएफ का टायर शोरूम खोला, एमआरएफ का रबड़ का प्लांट खोला, ट्रैक्टर की एजेंसी ली। फिर सडनली क्या हुआ, मतलब बहुत पापड़ बेलने पड़े हैं जिंदगी में। वो तो जिंदगी देखिए, पापड़ बेल लो या ये जिंदगी का संघर्ष कह लो, संघर्ष, स्ट्रगल रहा। हाँ, देखो ये एक्चुअली क्या होता है, रामधारी सिंह दिनकर की एक बड़ी प्यारी कविता है जी, सुना सकता हूँ? हाँ हाँ, ये तो कॉमन मंच है जो आप। बस केवल छोटा सा है उसमें। युद्ध जिसने किया नहीं वो भी बड़े अभागे होंगे, या वादों को तोड़ा होगा या युद्ध से भागे होंगे। यानी युद्ध क्या है, ये वो फील्ड नहीं है, फील्ड का युद्ध नहीं है। जब आप, जैसे आप पत्रकार थे, तो आपने एक अच्छे पत्रकार बनने के लिए बहुत भयंकर अपने आप से जद्दोजहद किया होगा, क्योंकि हजारों पत्रकारों में से आप निखर कर आगे आए। ठीक है, ऐसे हमारा था कि भाई हम जो कुछ करेंगे उससे इलाके का भला हो, आने वाली पीढ़ियों को फायदा हो। तो हमने एक वो स्टार्ट किया और लिखा, जो वादे जो मैंने कहा, जो उसके उनके जो डायलॉग है कि दिनकर साहब के, कि वादे तोड़े होंगे। वादे यानी अपने आप से जो आपने वादे किए कि मैं जो भी चीज बनाऊंगा बेस्ट बनाऊंगा, मैं उस पर कोई समझौता नहीं करूंगा और वो दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज होगी, और मैं जो कंपटीशन करूंगा वो दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज से करूंगा। इसलिए मैंने हमारे ग्रुप का नाम रखा यूरो इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ स्कूल्स। यूरो का हमारा कंसेप्ट ये था कि भाई यूरोप उस टाइम, आज भी मैं मानता हूँ यूरोप इंटेलिजेंसिया में बहुत आगे है। बीच में क्या है, सेकंड वर्ल्ड वॉर में यूरोप तहस नहस हो गया और अमेरिका नंबर 1 पे आ गया। लेकिन हमारा जो कल्चर है वो काफी हद तक यूरोप से मिलता है। जैसे आप गाड़ियों के देखते हैं यूरो 3, यूरो 4, ऐसे ही मैंने कहा जो यूरो स्टैंडर्ड्स को हम फॉलो करेंगे और हम दुनिया के सबसे बेहतरीन स्कूलों की तरफ चलेंगे। तो हम करते रहे। अब इसमें से तो बात निकलेगी, जो ये जो हम बताते हैं भारतीय प्राचीन ज्ञान परंपरा, हमारे तक्षशिला नालंदा की बात करते हैं, और आप बता रहे हैं कि यूरो जो है, जो हम नामकरण की भी बात हो रही है, जो यूरोपियन देशों की जो बात कर रहे हैं, तो उनमें तो हमारा जो पुराना जो ज्ञान परंपरा की बात है, जो पुरानी विधा की बात आती है कि उस समय भारत सोने की चिड़िया भी था, एजुकेशन में भी था आगे, तो बीच में कहीं खो गया था। देखिए सच्चाई तो ये थी कि हमारा जो प्राचीन हिंदू धर्म है उसमें बहुत ज्यादा रिसर्च हुई। हमारे ऋषि मुनि प्रैक्टिकली साइंटिस्ट थे और उन्होंने इतना अच्छा काम किया कि यदि आप पुरानी किताबें देखोगे तो बहुत, आर्यभट्ट ने किस टाइम क्या लिखा, किसने क्या बनाया। लेकिन उसके बाद जब हमारे पर आउटसाइडर्स के अटैक होने लगे तो कहीं ना कहीं हमारा जो विद्या का ज्ञान था वो गायब हो गया, क्योंकि हमारे यहाँ आक्रांता जो आते थे वो यहाँ की सभ्यता को डिस्टर्ब कर देते थे, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देते थे। जैसे डॉक्यूमेंटेड होता था वो सिस्टम हमारा गायब हो गया। लोगों ने मतलब सीधा कहें तो आक्रमणकारियों ने यहाँ के इतिहास को भी बिगाड़ा, इतिहास को गायब भी किया, और जो ज्ञान परंपरा से जुड़ी पुस्तकें थी उनको भी नष्ट किया। यदि आप देखोगे नालंदा यूनिवर्सिटी की, लिखा हुआ है कि नालंदा यूनिवर्सिटी 6 महीने तक जलती रही। बिकॉज जब आक्रांता आए उन्होंने यहाँ के कल्चर को खत्म करना था, यहाँ के नॉलेज को खत्म करना था, और उन्होंने अपना एक नया ऑर्डर क्रिएट करना था, और जो हमें अपनी सभ्यता पर घमंड था वो खत्म करना था, हमें अपने ज्ञान पर जो घमंड था उसको खत्म करना था। तो आक्रांताओं ने क्या किया कि जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी कहते हैं 6 महीने तक जलती रही। अब ये मैं सत्यवीर जी इस जगह ये कहते हैं या कोई इसका प्रमाण भी है? देखो सर, सच्चाई तो ये है कि भारतीय इतिहास के अंदर बहुत बड़ी कुछ कमजोरियां हैं कि हमारे यहाँ लिपिबद्ध वर्क उतना ज्यादा नहीं हुआ जो कि वेस्ट में हुआ।
हैं, लेकिन क्योंकि कई बार लेटर्स वगैरह लिखे गए हैं, यदि आप भारतीय इतिहास को देखोगे तो ये बड़े टिपिकल लेटर्स है। जैसे आप औरंगजेब ने लेटर लिखा अपने बच्चों को मरने से पहले, आज वो लेटर उसकी मानसिकता को दर्शाते हैं कि वो कितना दुखी था। तो इन लेटर्स को पढ़कर हमें थोड़ा सा भारतीय इतिहास के बारे में पता चलता है। बाद में चलो मुगल टाइम में तो फिर भी हमारे पास काफी अच्छा डेवलपमेंट था, लेकिन उससे पहले उसे पुराना इतिहास नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन हमारा खराब था। देखो जैसे यहाँ मैं आचार्य चाणक्य के बारे में लेकर आता हूँ। आचार्य चाणक्य का जो ज्ञान है सो शायद वो दुनिया की सबसे अच्छे ज्ञानों में से एक है। ठीक है, आचार्य चाणक्य कहते हैं आपकी अपनी जिंदगी जो है वो बहुत ही विशेष हो, सुपर स्पेशलिस्ट, अपर क्लास। ठीक है, फिर वो कहते हैं वो कैसी जिंदगी आएगी? वो कहते हैं लर्न फ्रॉम एल्डर्स, जो विद्वान है उनसे पढ़ो, नॉट फ्रॉम द ऑर्डिनरी पीपल। उस लाइन के जो बेस्ट लोग हैं उनसे पढ़ो। फिर वो कहते हैं जो भी कुछ कर रहे हो वो डॉक्यूमेंटेशन जरूर करो। अब भारत में क्या हुआ कि हमारे जो प्रकाशन है ना वो बहुत लेट आया। वेस्ट के अंदर प्रकाशन पब्लिकेशन बहुत जल्दी आ गया। जो भी रिसर्च हुई तो अगली पीढ़ी को रिसर्च तैयार मिल गई। भारत में वो रिसर्च हम थोड़ा लेट चलते रहे। कुछ हमारे क्या था कि कुछ कल्चर ऐसा था कि आक्रांता आते थे, हमला करते थे, तो हमारे जो लोगों ने कंठस्थ याद किया, कंठस्थ को जब दोबारा रिपीट किया गया तो वो फॉर्मेट नहीं आ पाया। तो एक हर बार जो रिसर्च हुई उसमें नई रिसर्च करनी पड़ी। एक टाइम में हम दुनिया के बिल्कुल विश्व गुरु थे और बीच में ऐसा टाइम आया कि हमारा सारा सिस्टम डिस्टर्ब हो गया, हमारी सभ्यता को कुचल दिया गया। देखिए ये एक ऑटोमेटिक चीज है। जब भी कोई बाहर से कोई आपके ऊपर राज करने आता है और जब आप हार जाते हैं तो जीतने वाला अपने इतिहास को पावरफुल करता है, अपने कल्चर को पावरफुल करता है, अपने नॉलेज को। मतलब हम ये भी कह सकते हैं ताकतवर लोग अपने हिसाब से इतिहास लिखते हैं। बिल्कुल, तो सदा से यही चलाया है। जीतने के बाद में लोग उसी के गुणगान करते हैं। चलिए, तो मतलब यूरो नाम को लेकर के स्थिति नहीं, तो हमने क्या सोचा इसको थोड़ा सा आगे करके, हमने कहा कि भाई एक स्कूल बनाएंगे और आचार्य चाणक्य के सिद्धांतों पर वो एक अबनॉर्मल टाइप का स्कूल होगा, वो ऑर्डिनरी स्कूल नहीं होगा। और हम एल्डर से पढ़वाएंगे, एल्डर मीन्स विद्वानों से पढ़वाएंगे। और हम अपने बच्चों के सपने ऐसे डालेंगे कि वो बहुत ऊंचा सोचे। Their dreams have to be larger। यदि आप यूरो के किसी बच्चे से मिलोगे तो आपको उसके सपने जनरली छोटे नहीं मिलेंगे, उसके सपने बड़े मिलेंगे। क्योंकि हमारे सिस्टम ऐसा है कि हम कहते हैं ड्रीम बिग। तो और दूसरी बात, लर्न फ्रॉम द एल्डर्स। जो मोस्ट इंटेलिजेंट लोग हैं, विद्वान हैं, हाईएस्ट पेड टीचर, विद्वान लोगों से सीखिए, उनसे सिखाते हैं। विद्वान लोगों से सीखिए और ऊंचा, मतलब हम कह सकते हैं बड़ा सोचिए जो। और तीसरा जो जरूरी है वो डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन में हम क्या करते हैं कि जो बच्चा कुछ भी करता है उसको प्रॉपर ढंग से उसके होमवर्क की चेकिंग होगी, उसकी चेकिंग को ठीक किया जाएगा, उसको देखा जाएगा उसकी कौन सी कमजोरियां हैं, उसका अच्छा क्या है, और उसके हिसाब से हमने उसको जो ज्ञान देना है ना वो एक कंटिन्यूअस ज्ञान देना है। और उस ज्ञान में अकेला इंडिया कोई बाधा नहीं बनेगा, बल्कि हम वर्ल्ड के ऊपर निगाहें रखेंगे कि अमेरिका में क्या हो रहा है, चाइना में क्या हो रहा है, इंग्लैंड में क्या हो रहा है। देखिए आज हम मतलब जो दुनिया में हो रहा है वो बच्चे को जानकारी में आएगा। उसका कारण है आज हम अपने यहाँ बैठकर बोले कि हमारा तो, हम तो बेस्ट विश्व गुरु थे, लेकिन आज तो फाइनेंशियली हम दिखते नहीं कि विश्व गुरु। तो हमें देखना है कि जो भी चीज जहां से आई, अच्छी चीज मिली, भारत ने उसको आत्मसात किया। जैसे एक आया लॉर्ड मैकले, नाम सुना होगा, ब्रिटिश वाइसराय था। उसने भारत में आके काले क्लर्क पैदा करने के लिए मतलब पढ़ा है ताकि छोटी पोस्टें पे काम कर सके। उन्होंने एक सिस्टम बनाया, ब्रिटिश मेथड ऑफ एजुकेशन को इंडिया में लाए। तो उसमें हुआ क्या, वो चाहते थे कि ऑफिसर्स तो यूरोप से आ जाएं और यहाँ जो क्लर्क के लेवल के लोग हैं उनको यहाँ ट्रेन कर लिया जाए ताकि वो सस्ते पड़ेंगे। क्योंकि जो यूरोप से जो क्लर्क भी आता था वो बड़ा महंगा पड़ता था, वो अपने कंट्री को छोड़कर आता, इतना लंबा चौड़ा, तो आने जाने का खर्चा, फिर वो यहाँ क्यों आता जब तक उसको डबल ट्रिपल सैलरी नहीं मिलती। तो एक सिस्टम बनाया गया, ब्रिटिश मेथड ऑफ एजुकेशन। उसमें भारत की मेरे हिसाब से सबसे बड़ा, यदि भारत में किसी आदमी का कंट्रीब्यूशन है तो लॉर्ड मैकले का।
लेकिन वो लॉर्ड मैकले आज अपनी कब्र में रो रहा होगा कि उसने इन भारतीयों को एक ऐसा मेथड सिखा दिया एजुकेशन का जो कि विश्व का वन ऑफ द बेस्ट। सतवीर जी, मेरी एक बात का जवाब जरूर देना। पूरा जो हम देखते हैं पिछले 10, 20, 50 सालों से लॉर्ड मैकाले का नाम लेकर के उनकी शिक्षा पद्धति ने भारतीय शिक्षा का पतन कर दिया। ऐसे ही कहते हैं मैकाले की शिक्षा पद्धति जो उसको लेकर के आलोचना होती है, एक वर्ग विशेष करता है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, तो वो आलोचना क्यों होती है? देखो सर, मैं आपको बतलाऊं, हमारे यहाँ क्या है, जैसे क्रिएशन ऑफ वेल्थ है, वेल्थ क्रिएट करना बड़ा नेगेटिव काम समझा जाता है, जॉब अच्छी समझी जाती है, एंटरप्रेन्योर खराब समझा जाता है। हमारी कुछ जो भ्रांतियां हैं या हमारे कुछ विचार हैं वो पुराने वक्त के हिसाब से हैं। हमारे यहाँ एंटरप्रेन्योरशिप पे कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। यदि आप किसी बच्चे से पूछोगे बेटा क्या बनोगे, तो बोलेगा डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, फौजी। वो कभी एंटरप्रेन्योर की बात नहीं करता। क्यों? तो हमारी ये कमजोरी है कि हम कुछ चीजों को जो अच्छी है मतलब केवल उनको क्रिटिसाइज करते हैं क्रिटिसिज्म करने के लिए। जी मतलब मैं नहीं कह रहा कि लॉर्ड मैकले वाज द बेस्ट पर्सन, कम ध्यान जाता है। मैं नहीं जानता कहता कि लॉर्ड मैकले अच्छा था, लेकिन लॉर्ड मैकले ने अपने मतलब के लिए सस्ते क्लर्क बनाने के लिए ब्रिटिश मेथड ऑफ एजुकेशन कर लिया। अब उसका भारत को क्या बेनिफिट हुआ? आज दुनिया में जो टॉप के ऑफिसर्स हैं, कंपनियों के जो सीईओज हैं, यदि आप देखोगे तो वो सारे इंडियन है, मेजॉरिटी इंडियन है। जी। यदि आप देखोगे अमेरिका की 25 और 27 कंपनीज के जो भारतीय सीईओज हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, वो लगभग $5 ट्रिलियन इकोनॉमी को चला रहे हैं। और हम 140 करोड़ इंडियन एक $3.4 ट्रिलियन इकोनॉमी को चला रहे हैं। तो मतलब हमारे 25 आदमी हमारे 140 करोड़ लोगों से ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। ये अमेरिका के लिए कर रहे हैं, लेकिन नहीं, देखो सर, वो कहीं दूसरे देशों के लिए कर रहे हैं। देखो सर, अब यहाँ से थोड़ा सा बैक में आना पड़ेगा। जी। क्योंकि यहाँ हमारे क्रिटिसिज्म होता है ना, भारतीय की सभ्यता के अंदर कई बातें ऐसी हैं जो शायद नहीं होनी चाहिए थी। जैसे मैंने कहा, प्रॉफिट इज नॉट ए डर्टी वर्ड, वेल्थ क्रिएशन इज नॉट ए बैड थिंग। ठीक है, वेस्ट से इंटीग्रेट करना और ग्लोबल सिटीजन बनना कोई गलत बात नहीं है। क्यों? क्योंकि आप 140 करोड़ जनसंख्या लेकर बैठे हुए, अब 140 करोड़ की जनसंख्या को कैसे नौकरियां दोगे? तो आपके लोग बच्चे करेंगे क्या? जिन कंट्रीज में औरतों ने बच्चे पैदा करने, उनको तो काम देना पड़ेगा। जिन कंट्रीज में औरतों ने बच्चे पैदा करने बंद कर दिए, वहां आपके बच्चे जाएंगे। या जिन कंट्रीज के लोग निकम्मे हो गए और जो काम नहीं करना चाहते, वहां आपके बच्चे जाएंगे। ठीक है, जैसे अभी बात करो, जापान में बच्चे नहीं पैदा हो रहे हैं, जर्मनी में बच्चे पैदा नहीं हो रहे। आज जर्मनी को चिंता है कि हमारी फैक्ट्रियां कौन चलाएगा, तो इंडियन जा रहे हैं। हमारे पास जर्मन कॉन्सुलेट के लोग आते हैं कि भैया हमें कुछ अच्छे बच्चे दे दो, हम उनको ले जाएंगे जर्मनी में, पढ़ाई करवाएंगे, और पढ़ाई करवाने के बाद हम उनको जॉब भी वहां दिलाएंगे और जर्मन सिटीजनशिप भी दिलाएंगे। और फिर भी वो इंडिया वापिस आना चाहते हैं तो हम उनको जर्मन कंपनियों में काम देंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिकली क्या है कि एक हमारे ब्राह्मणिकल कल्चर का बड़ा अच्छा काम हुआ कि हमने, जब वो 4 वर्ण थे ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उसमें ब्राह्मण का दर्जा बड़ा ऊंचा दिया गया। वो अच्छा था, क्यों? उसमें पढ़ाई के कारण ब्राह्मण, मेरे दिमाग से ब्राह्मण वो होता है जो अपने दिमाग को प्रयोग करता है, क्षत्रिय वो होता है जो अपने बाहुबल को यूज करता है, वैश्य वो होता है जो सारे समाज को, व्यापार को चलाता है, और शूद्र उस टाइम वो लोग थे जो इन तीनों वर्गों की सेवा करते थे। ठीक है, कोई खराब चीज नहीं थी, स्पेशलाइजेशन था। मतलब ये तो बाद में ज्यादा गलत हो गया, अदरवाइज तो एक ब्राह्मण का बेटा, मतलब समझ लीजिए कसाई भी हो सकता था और एक कसाई का बेटा ब्राह्मण भी हो सकता था। हमारे ऐसे, मतलब वो जो मान्यता थी कसाई का बेटा ब्राह्मण हो जाए, उसको दरकिनार किया गया, बाद में किया गया। मतलब जाति जो है वो वर्ण व्यवस्था के आधार पर नहीं थी। आप उनका नाम आराम से जानते हैं, मैं पब्लिक को छोड़ता हूँ, जो क्षत्रिय थे और बाद में ब्राह्मण बने। महर्षि वशिष्ठ को कहना पड़ा कि आप बड़े उच्च कोटि के विद्वान हैं, जो इतना तो ये चलता था। बाद में ठीक है, हमारे में जातिवाद ने एक बहुत बड़ा नुकसान भारत का किया। जातिवाद ने क्यों नुकसान किया कि जाति, उसमें क्या हुआ कि जैसे अब लोग कहते हैं कि भाई इसमें मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि ब्राह्मण बेवकूफ है तो भी वो पूजनीय है, और यदि शूद्र है, यदि वो इंटेलिजेंट है तो भी निंदनीय है।
तो ये लिखा गया या नहीं लिखा गया हमें नहीं पता, क्योंकि रियलिटी कहानी क्या है कि मनुस्मृति की हमारे पास क्लियर पांडुलिपियां नहीं है। हमारी पांडुलिपियां जल चुकी है, ये बाद में बनाई गई हैं कई चीजें, और इनसे विवाद खड़े होते इनसे हैं। विवाद खड़े होते हैं, ठीक है। लेकिन अदरवाइज यदि आप पुराने टाइम की बात करो तो सिस्टम हमारा काफी अच्छा था। लोहार अपना लोहार का काम करता था। अब उस टाइम तलवार बनाने वाला भी आज के एटम बम के साइंटिस्ट की तरह काम करता था। हाँ, उस समय तलवार ही बड़ा हथियार थी। जैसे खरगा वॉरियर्स आपने सुना हो, अंबाला के अंदर थे खरगा वॉरियर्स। तो यदि आप देखोगे तो खरगा के उनका एक इस टाइप का हथियार था, एक मिनट में मुंडी उतार देते थे, आदमी की गर्दन उड़ा देते थे, ठीक है। तो वो भी एक साइंटिस्ट जिसने भी प्लान किया, तो वो उसी टाइम प्लान था। दूसरी बात क्या है, हमारी सबसे बड़ी जो गलती क्या हुई कि वक्त के हिसाब से हम बदले नहीं, और इस ना बदलने ने भारत को बहुत भारी नुकसान किया। तीसरा जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे लगती है, हमारे यहाँ छोटे छोटे साम्राज्य थे, बड़े साम्राज्य नहीं थे। जैसे राजस्थान की बात करो, कम से कम नहीं तो 50-100 ठिकाने थे, जी जी, ठीक है, बड़े बड़े मतलब राजघराने कह लीजिए। तो एक राजघराना कितनी फौज अफोर्ड कर सकता था? ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकता था। अच्छा, एक तरफ अलाउद्दीन खिलजी है जो 5 लाख सिपाही लेकर चलता था, एक तरफ महाराणा प्रताप है जो 5000 सिपाही थे। तो कब तक लड़ेगा? राजपूत कितने भी तगड़े होने के बाद भी उनका मुकाबला नहीं कर पाए, क्योंकि संख्या बल उनके पास नहीं था। तो जो हमारी पद्धति थी ना, धीमे धीमे जब रणनीतियां, मतलब हमारे साथ क्या हुआ, कभी हुणा आए उन्होंने कब्जा कर लिया, कभी शाका आए उन्होंने कब्जा कर लिया, कभी पठान आए उन्होंने कब्जा कर लिया, मुगल आए, चंगेज खान आया, मंगोल्स, कभी आप देखिए ईरानी आए, नादिर शाह, जो भी आया उसने हमारी संस्कृति को डिस्ट्रॉय किया, और उन्होंने अपनी संस्कृति हम पे फोर्स करने की कोशिश की, और उस टाइम हमारा नॉलेज धीमा पड़ा। तो आज कई बार मेरी दोस्तों से बात होती है कि यार ये कहता है मेरे को पांडुलिपि मिल जाएगी इसकी। मैं कहता हूँ भैया ओरिजिनल पांडुलिपि मैं तो ढूंढ नहीं सकता। यदि आपके पास कोई आदमी हो जो रियल में प्रूव कर सके कि ये पांडुलिपि ओरिजिनल है तो आपको बड़ा अचंभा होगा, ये नहीं है। तो हमारा ज्ञान जो बीच में डिस्टर्ब हो गया, आयुर्वेदा ने जो काम किया और उसके बाद गायब। एलोपैथी का क्या रहा, पब्लिशिंग आया वेस्ट में, और वेस्ट में पब्लिशिंग आने का एक फायदा वेस्ट को क्या हुआ कि जब वो लिपिबद्ध हो गया और जब वो चीजें लिखी गई तो अगले वाला जिसने भी काम किया उसने वहां से स्टार्ट किया और हमने जीरो से स्टार्ट किया। आज एलोपैथी बोलो भारतीय है तो मैं तो नहीं मानता। चलिए अब उसी तरफ बढ़ते हैं जो अभी आपका यह रहा। तो हमारा वो सवाल अनुत्तरित है कि आपने ये तो बता दिया कि स्कूल के लिए मुझे काम करना था, समाज के लिए काम करना था, फिर ये जो चेन खड़ा करने की जो आपके मन में आई कि मुझे इसी से आगे बढ़ना है, यूरो इंटरनेशनल्स की चेन विकसित करनी है, वो संक्षिप्त में और बता दीजिए, फिर हम दूसरे सवालों पर आते हैं। देखो सर, सच्चाई तो ये थी जब इस इलाके को हम बिलोंग करते हैं। और एक बार मुझे वो भी जानना है, आप बता रहे थे जब मैंने पहला स्कूल बनाया तो तसला कस्सी क्या है, मतलब पेमेंट देने के लिए भी आपको बड़े कष्ट झेलने पड़े थे, वो छोटा सा बस। सर देखो पॉइंट क्या होता है सर, एंटरप्रेन्योरशिप का रास्ता कोई बड़ा आसान नहीं होता। जब मैं नौकरी छोड़ कर आया था तब मैं जानता था इतना आसान काम नहीं है। फर्स्ट जनरेशन जो होती है वो बहुत हार्ड वर्क करती है, ठीक है। अभी मैं कुछ दिन पहले कुमार मंगलम बिरला जी से मैं और स्वाति यादव मिलने गए थे, ठीक है, उनके किसी फंक्शन में। तो फंक्शन में बोल रहे थे, उन्होंने अपनी बेटी को चार्ज दिया है एंड ही सेज शी इज द 7th जनरेशन एंड बिजनेसमैन इन देयर फैमिली, ठीक है। तो वो 7वीं जनरेशन की है। तो मारवाड़ी तो सारा काम करते हैं इसी काम में, व्यापार करते थे। हमारे यहाँ जिस इलाके में मैं था तो यहाँ उस टाइम शिक्षा अच्छी नहीं थी। जब हम IIM के बाद पास आउट हुए तो हमें लगा यार इससे मतलब ये तो शिक्षा जो हमें पढ़ाई जा रही है वो तो नकली शिक्षा है, कोई बहुत किसी प्रैक्टिकल यूज की तो है नहीं। तो क्या करें, तो हमने कहा कुछ ऐसे, देखो अच्छे इंडिया में अच्छे IIT थे, अच्छे IIMs थे, चाहे कम थे पर वो थे, लेकिन अच्छे स्कूल नहीं थे। और स्पेशली जो हमारा एरिया है जो ये आपके काम की बात है, स्कूलों के बाद जी स्कूल नहीं थे। तो मैंने सोचा यार ऐसा कौन सी चीज है जिससे आप बहुत बड़े बदलाव ला सकते हैं, बहुत लोगों की जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं। तो मुझे लगा एजुकेशन इज द बेस्ट लाइन जो बहुत बड़े बदलाव ला सकती है।
तो हमने लोगों को समझाया कि भाई ये एजुकेशन है ना, जो आप अब तक पढ़ते आए हो ना, वो नहीं है, बल्कि एजुकेशन में क्या होना चाहिए वो हम आपको बताएंगे। तो यूरो ने 4 फिलोसफीज बनाई। हमने बहुत रिसर्च की, हम इंग्लैंड गए, हम कनाडा गए, हम अमेरिका गए, हमने उनको स्टडी किया। फिर हमें लगा कि हमारे यहाँ क्या कमियां हैं और कौन सी कमियों में डाल दें। तो यूरो ने 4 फिलोसफीज बनाई बड़ी क्लियर। कमांड ओवर द लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश, जो मैंने लॉर्ड मैकले का बोला, आज यदि हम चाइनीज से ऊपर हैं जॉब के अंदर, अमेरिकन जॉब में या इंटरनेशनल जॉब में, उसका कारण लॉर्ड मैकले को जाता है, क्योंकि हमें इंग्लिश बहुत जल्दी पढ़ा दी गई। चाइनीज को इंग्लिश अब सीखना स्टार्ट किया उन्होंने, अब तो वो पूरा जोर लगा रहे हैं। लेकिन हमारा तो लगभग 150 साल से चल रहा है एजुकेशन इंग्लिश में। तो कमांड ओवर द लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि दुनिया 2 भागों में बट गई, एक जो अंग्रेजी जानते थे, एक जो अंग्रेजी नहीं जानते थे। जो अंग्रेजी नहीं जानते थे वो धीमी गति से बढ़ रहे थे, और जो अंग्रेजी जानते थे वो बड़ी तेजी स्पीड से बढ़ रहे थे। जी जी, एक तो भाषा का जो है। तो हमने कहा देखिए, यदि आप थोड़ा सा बैकयार्ड में जाएं तो एक टाइम में संस्कृत वाज और मेन लैंग्वेज। जो भी हमारे ग्रंथ लिखे गए हैं बड़े बड़े, शाकुंतलम, मेघदूतम है, तो ये सारे संस्कृत में हैं। फिर क्या हुआ, मुगल आए, उनसे पहले पठान आए, फिर एक नई भाषा का जन्म हुआ उर्दू। उससे पहले अरबी लगाइए, अरबी के टाइम में क्या बोलते थे, अरब से जो लोग आए अरबी। वो हम पहले यूरो के 4 पहला सिद्धांत आपने भाषा का बताया। हाँ। दूसरा, तीसरा, चौथा जान करके फिर इसलिए बता रहा हूँ क्यों इम्पोर्टेंट है, साथ साथ में बताता जाऊंगा कि क्यों इम्पोर्टेंट। बताइए। तो जब अरब आए तो उन्होंने अपनी भाषा थोप दी यहाँ पर, ठीक है, तो अरबी आई। उसके बाद क्या हुआ, एक हिंदी और अरबी का मिक्सचर आकर एक उर्दू आई, राजभाषा उर्दू बन गई। फिर अंग्रेजों ने दुनिया के एक बहुत बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया, जिसको आज के दिन में हम कॉमनवेल्थ कंट्रीज कहते हैं, जिनके गेम भी होती है। कॉमनवेल्थ कंट्रीज वो कंट्रीज हैं जो कभी न कभी किसी टाइम इतिहास में अंग्रेजों की कमांड में थे, ठीक है। तो उनकी राजभाषा क्या बन गई, इंग्लिश बन गई। तो इंग्लिश वर्ल्ड की एक सबसे बड़ी लैंग्वेज बन गई। इसलिए यूरो की पहली फिलॉसफी है कि यू हैव टू लर्न इंग्लिश वेरी स्ट्रांगली, क्योंकि इसके बिना आप कितने भी बड़े विद्वान हैं, आप इंटरनेशनल लेवल पे नहीं जा सकते। दूसरा हमारा था कि भाई बोलने वाले बच्चे चाहिए। जनरली क्या होता है, शर्मीला बच्चा होता है, आंखें झुका के बैठा होता है, इंटरव्यू होता है, 1 मिनट में उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, बोलना नहीं जानता, शर्माता है, डरता है, स्टेज फियर, झिझक खोल देना। तो हमने उनकी झिझक खोलने के लिए बड़े सिस्टमेटिक वे में हमने प्लानिंग की। सबसे पहले बच्चा अपनी क्लास में इंट्रोडक्शन देगा, फिर वो छोटे स्टेज पे जाएगा, फिर वो बड़े स्टेज पे जाएगा, और वो ऐसा कर दिया जाएगा कि हर बच्चा स्टेज पे आएगा, बोलेगा, एक्टिंग करेगा, इंग्लिश में, इंग्लिश प्लेज में करेगा, डांस करना है डांस करेगा, मतलब उसको डांस सहज भाव से सारी चीजें, आप ये समझ लीजिए कि उसके जो पर्सनैलिटी को है ना, उसको हम ओपन अप करते हैं, ताकि उसकी हिचक खत्म हो जाए, जो हमारे हरियाणवी में बोलते हैं। ये आ गया दूसरा। तीसरा हमने कहा कि पर्सनैलिटी को डेवलप किया जाए। पर्सनैलिटी को डेवलपमेंट करने के लिए कई एक्सरसाइजेज जो हमारे स्कूल में है, क्योंकि मैं बोलूंगा तो बहुत लंबा खिंच जाएगा। और पर्सनैलिटी को डेवलपमेंट करने के बाद, क्योंकि देखो भगवान, रूप रंग तो भगवान देता है, वो हमारे हाथ में नहीं है, माँ बाप से आता है या प्रभु देता है या कुछ भी लगा लीजिए। तो एक अच्छा चार्मिंग पर्सनैलिटी कैसे हो सकती है, वो तभी उसको ढंग से बोलना, उसको ढंग से उसके संस्कार देना, उसको ढंग से कम्युनिकेशन करना, स्टाइल में बोलना, ये हर चीजें मतलब हम उसमें थर्ड चीज पे करते हैं। और चौथा जो हमारा है कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। आत्मविश्वास बहुत बड़ी चीज है। जब तक आदमी में आत्मविश्वास नहीं होगा तब तक वो जिंदगी में कामयाब नहीं होगा। और आत्मविश्वास आएगा डिफरेंट एक्सरसाइजेज करके और डिफरेंट प्रैक्टिसेस करके। तो आत्मविश्वास यूरो का पहला स्तंभ है, चौथा स्तंभ है। अभी हम बात करते हैं, थोड़ा सा आपको लगेगा क्योंकि आप प्राइवेट स्कूल ओनर हैं, 18 स्कूल चला रहे हैं। एक बहुत बड़ा इशू ये आ रहा है कि गरीब आदमी तो इन स्कूलों तक पहुंच ही नहीं सकता, शिक्षा
निजी क्षेत्र में जा रही है, निजीकरण हो रहा है प्राइवेट सेक्टर में, एक गरीब आदमी का बच्चा कैसे करेगा? क्योंकि यूरो में तो उसके लिए जगह नहीं होगी, दूसरे स्कूलों में जगह नहीं होगी, फीस बहुत बहुत लाखों में पहुंच गई है अब सालाना। और इसको लेकर के जो अभी सरकारी स्कूल है, आप देखते हो प्राइमरी लेवल पर, मिडिल क्लास के लेवल पर बहुत बुरी स्थिति है। किसी किसी स्कूल में तो 2-2 बच्चे बचे हुए हैं, 3-3 बच्चे बचे हुए हैं, टीचर 2 हैं स्कूल में और पता लगता है कि स्टूडेंट भी 2 ही हैं। तो एक तरफ सरकारी स्कूलों की जो तस्वीर सामने आ रही है वो बहुत बदहाल है, और दूसरी तरफ प्राइवेट स्कूल है जिसके लिए गरीब आदमी के लिए उसके दरवाजे बंद लगते हैं। ऐसे में आम आदमी का विकास कैसे होगा, आम आदमी के बच्चे का विकास कैसे होगा? देखो सर, 2 पॉइंट है जी एक तो एकलव्य जी और एक साधारण बच्चा। जी एकलव्य को अर्जुन कोई भी बना देगा। जैसे हमारे स्कूल में क्या है, जी एक चेयरमैन स्कॉलरशिप होता है, जी उसमें लगभग हम 2 करोड़ से लेकर 3 करोड़ के बीच में जी इस साल का 2 करोड़ से 3 करोड़ का बजट होता है। जी जो बच्चा उसको क्वालिफाई करता है जी उनको 100% फी माफ, जी उनकी 75% फी माफ, उनकी 50% डिपेंडिंग अपॉन जी उनके कितने नंबर आते हैं। ठीक है, जी क्योंकि देखिए सच्चाई तो क्या है कि बच्चा इंटेलिजेंट है जी तो हम उस बच्चे के लिए कुछ भी करने को तैयार जी जी हैं। तो एकलव्य पैसे के चक्कर में पीछे नहीं रहेगा। जी 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 ये हमारे स्कूल का मोटो में। हाँ, मतलब जो ब्रिलियंट है, जो खुद होशियार बच्चे हैं, उनके लिए स्कूल तैयार है। और जो बच्चा इंटेलिजेंट भी नहीं है, देखो भगवान ने सबको एक जैसा तो बनाया नहीं। जी कोई फिजिकली पावरफुल है, जी कोई दिमाग से पावरफुल है, कोई टांग से पावरफुल है, बहुत अच्छा धावक हो सकता है। प्रभु जी। की सबके ऊपर होता है। जी तो जो कमजोर भी है दिमाग से या उतना नहीं पढ़ सकता, तो उनका देखो मैं मानता हूँ। अब आपको थोड़ा सा मैं इसके बैकग्राउंड में एक चीज में लेकर आता हूँ। जी हिंदुस्तान के बच्चे देखो, जी। भारत सरकार के जो सिस्टम फॉल्टी है, हमारी सोच है ना वो फॉल्टी है। जी क्यों है? अब हमारे इतने बच्चे जा रहे हैं अमेरिका में जी पढ़ने के लिए, कनाडा में जा रहे हैं, जी। यूक्रेन में आपने देखा जिस टाइप का कितने मेडिकल में बच्चे जा रहे थे। हाँ ठीक है, जी कौन सा कंट्री ऐसा जहां हमारे बच्चे नहीं जा रहे? जी क्यों जा रहे हैं विदेशों में? जब यहाँ क्यों नहीं यूनिवर्सिटी बनाई जा सकती अच्छी? सरकार का एक काम होता है भाई एजुकेशन को इम्प्रूव करना। जी सरकार यदि अपना काम नहीं कर पाई हॉस्पिटल में और जी। स्कूल में, तो प्राइवेट सेक्टर पैदा हो गया। यदि सरकार ने अपना काम कर लिया होता तो प्राइवेट सेक्टर पैदा ही नहीं होता। जी जी अब जो प्राइवेट सेक्टर के जो चेयरमैन होते हैं या ट्रस्टीज होते हैं, जी जी उनकी बैकग्राउंड क्या है? क्या वो केवल पैसा कमाने के लिए आए हैं जी जी या वो कुछ सच में बच्चों में चेंज करने के लिए आए हैं? जी जी ठीक है, तो मेरा ये मानना है, जैसे हमारे स्कूल की बात कर रहा हूँ, मैं जी। खुद BTech MBA फ्रॉम IIM अहमदाबाद हूँ। जी मेरी बेटी ने BS फ्रॉम क्लैम्पसन यूनिवर्सिटी साउथ कैरोलिना अमेरिका से किया। MBA उसने जॉर्जिया टेक से किया। जी। 10 साल वो अमेरिका में रही केवल ये सीखने के लिए कि लेटेस्ट हथियार कहाँ हैं, जी जी लेटेस्ट इंटेलिजेंस कहाँ है। जी जी ठीक है, ऐसे ही मेरा बेटा बहुत इंटेलिजेंट है। जी आप मानेंगे नहीं, कल भी बेटा और बेटी दोनों नोएडा में बैठे हुए थे। जी किस बात के लिए? कि उनको एक नया मेथड ऑफ टीचिंग समझ आया। जी तो दोनों भाई बहन वहां गए हुए थे और टीचर्स को ट्रेनिंग करवाई जाती है। अब जी। सरकार तो ये चीजें जानती भी नहीं, जी जी मतलब नेता लोग देख रहे हो तो बुरा नहीं माने, जी मतलब उनका मेंटल लेवल ही नहीं है। अब एक्चुअली आप शिक्षा है क्या? सबसे बड़ा तो एक क्वेश्चन ये है, जी जी शिक्षा है क्या? हमारी क्या एक्सपेक्टेशन है शिक्षा से? जी भारत जो कि एक गरीब राष्ट्र है, हम नकली बातें करते हैं, हम ये हैं वो हैं, 140 करोड़ की जनसंख्या के साथ हम दुनिया के पर कैपिटा इनकम में 112वें नंबर पर है। बहुत पीछे है। और 112 के बाद 52 तो वो कंट्री हैं अफ्रीकन यूनियन जिनको मोदी जी ने पिछली बार G20 में ज्वाइन करवाया था। जी जी तो 112 प्लस 52 164। जी उसके बाद है टोंगो, कोंगो, पोंगो, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये हैं। तो हमारी पोजीशन क्या है? नकली बातें कुछ शहरों में चकाचौंध है, उस शहरों की चकाचौंध से तो आप नहीं कह सकते कि वो भारत है। जी जी अब प्रॉब्लम ये है कि अच्छे एजुकेशन दो, अच्छे हॉस्पिटल लाओ, हैं, और उसमें इनोवेशन करो। मतलब हम संक्षिप्त में कहें तो सरकार अगर ईमानदारी से अपना काम करती तो प्राइवेट सेक्टर का उदय नहीं होता। तो जब हमारे पास एक बच्चा आता है M1 क्लास में, समझ लीजिए छोटी क्लास में, जी तो हम कहते हैं कि यार इसको क्या ट्रेंड किया जाए, हमारा काम बहुत मुश्किल है। जी जी आपका पत्रकारिता का काम 1 साल 2 साल 4 साल आगे का होता है, जी जी हमारा 20 साल के बाद आगे कल्पना करनी है हमने
कि ये बच्चा या बच्ची जब जॉब मार्केट तो एजुकेशन में तो पत्रकार के लिए भी तो आप कल्पना करेंगे ना 20 साल बाद कैसी पत्रकारिता होगी। देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि आप पत्रकार लोग बनते हैं और वक्त के हिसाब से बदलते रहते हैं और आपकी संख्या ज्यादा नहीं होती। जी जी। हमारे यहाँ क्या कि भारत की जनसंख्या बहुत बड़ी है, 140 करोड़ है, हम सबको पढ़ाना चाहते हैं। अब चक्कर क्या आया कि भाई इसको क्या पढ़ाएं, भाई एक टाइम में तलवारबाजी सिखाई। आपने जो सवाल उठाए इसी से मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, इसको कंप्लीट ना उस दोनों उसी को मिला करके कंप्लीट कर दीजिए। मेरे मन में एक सवाल आ रहा है सतवीर जी कि आप जैसे गुण बताते जा रहे हैं टीचिंग लाइन का, क्या टीचिंग का, अभी एडमिशन का सीजन चल रहा है इन दिनों, जब हम देखते हैं सारे स्कूलों के एडवर्टाइजमेंट दुनिया भर के अलग अलग तरह के दावे आ रहे हैं, अभिभावक परेशान हैं, पेरेंट्स परेशान हैं, वो स्कूल चुनने में उसको इतनी कठिनाई आ रही है कि करे तो क्या करे, यूरो अच्छा है, फला अच्छा है, दूसरा अच्छा है। मैं किसी स्कूल की आलोचना नहीं कर रहा ना आपकी तारीफ कर रहा, मैं तो सीधा सीधा है कि अभिभावक क्या करे, पेरेंट्स क्या करे कि भाई ये अच्छे स्कूल में उसको भेजना, सरकारी में तो भेजना नहीं है, मान लीजिए जो प्राइवेट में भेजने की सोच रहे हैं उनके सामने जो दुविधा है वो कैसे दूर हो, स्कूल का चयन कैसे करे पेरेंट्स। आपने एक सवाल किया कि पेरेंट्स कैसे अच्छे स्कूल को चूज करें जी। मैंने जैसे बताया कि भारत एक गरीब राष्ट्र होने के चक्कर में मैं क्या सोचता हूं कि बच्चा है जो हमारा, वो यदि एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है या केवल जॉब मार्केट में जाना चाहता है, क्योंकि यहाँ 90% बच्चों की लड़ाई केवल रोटी तक, रोजगार तक है जी जी, ठीक है। तो वहां मेरे को ये देखना है कि भाई ये बच्चा या बच्ची जब 24 साल के बाद जब जॉब मार्केट में जाएगा, जो आज 3 साल का बच्चा या बच्ची हमारे पास आई है, तो उस टाइम की जरूरतें क्या है, अब उस टाइम की जरूरतें कैसे पूरी होंगी, क्या क्या होंगी। तो हमने इस पे रिसर्च की, हमें लगा जैसे मैंने जो आपको 4 बताए थे हमारे सिंबल है, कमांड ओवर द लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश, कॉन्फिडेंस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड एक्स्ट्रावर्ट, यानी बहुमुखी बोलने वाले बच्चे, ये तो परमानेंट रहेंगे। अब हमारा एंस जो हमारा मतलब आपका तो निष्कर्ष आ गई, जो चारों क्वालिटी जहाँ है वो स्कूल बेहतर है, वो एक एक्स्ट्रा चीज है। लेकिन पेरेंट्स को क्या चीज देखनी है कि जो स्कूल का मैनेजमेंट है जी जी, वो कितना पढ़ा लिखा है, उसकी सोच क्या है जी जी, क्या वो भारत को वर्ल्ड से इंटीग्रेट कर पाएगा। बिकॉज आज हम लाइक करें या नहीं लाइक करें जी जी, वर्ल्ड से इंटीग्रेट हमें होना है जी जी। ट्रम्प साहब ने पिछले कुछ दिनों के अंदर सारी दुनिया को हिला दिया जी जी। अब नया इकोनॉमिक ऑर्डर इस्टेब्लिश होगा जी, उसमें कुछ जो रजवाड़े थे वो खत्म हो जाएंगे और कुछ जो नॉर्मल थे वो रजवाड़े बन जाएंगे जी जी, ठीक है। अब इस नए ऑर्डर को जी आत्मसात करने के लिए क्या क्या चीज की जरूरत होगी, तो आपने देखना है क्या वो मैनेजमेंट जो है वो यहाँ गुरुकुल की शिक्षा करेगी या मदरसे की शिक्षा करेगी या इसको एम्प्लॉयबिलिटी की शिक्षा करेगी। और यदि मेरा बच्चा एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है तो क्या उसको एंटरप्रेन्योर बनने का अभी से काम स्टार्ट करेगी, उसकी खुद की काबिलियत क्या है जी जी। जैसे जब फौज में एक सेनापति के ऊपर देखा जाता था कि वो सेनापति के बाहुबल कितना है, कितनी अच्छी स्ट्रेटेजी बना सकता है, किस स्पीड पे अटैक करेगा, किस स्पीड पे विड्रॉ करेगा, किस स्पीड पे जीतेगा। ऐसे ही स्कूल की जो मैनेजमेंट है वो कैसी है। हमारे केस में हमें BTech MBA फ्रॉम अहमदाबाद, वर्ल्ड लेवल की एजुकेशन। मेरी बेटी की सी हैज डन BS, मेरा बेटा है। हम बात करते हैं, हम जब भी हमारे स्कूल में बात होती है तो एक ही बात होती है कि क्या इस हमारे कर्म से हमारे स्कूल के बच्चों का भला होगा या बच्चों का बुरा होगा। मैं वो कभी काम नहीं करता जिसमें हमारे स्कूल के बच्चों का बुरा हो जी जी। फाइनेंस मेरे लिए केवल एक बाई प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट नहीं है। मैं अपने पैसे और कहीं से कमाता हूँ, स्कूल से नहीं कमाता, और कहीं से कमाकर स्कूल में लगाता हूँ और स्कूल में वो सारी सुविधाएं देता हूँ। जैसे कुछ एरिया जहाँ एयर कंडीशनिंग की बात होने लगी, कुछ एरिया सब सारे कंप्लीटली 100% स्मार्ट क्लास, डिजिटल क्लासेस हैं। कहीं कुछ जगह के अंदर क्या हो रहा है कि भाई सारा का सारा लाइब्रेरी होनी चाहिए, टॉयज हैं अच्छे होने चाहिए, वो लेटेस्ट वाले होने चाहिए। खेल खेल में कैसे सिखाया जा सकता है बच्चों को, जैसे पंचतंत्र है हमारा एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है कि पशुओं की, जानवरों की कहानियों से राजा के 3 बुद्धू बच्चों को कैसे एक ब्राह्मण विद्वान बना देता है, ठीक है। तो एजुकेशन शुड बी, ये एक ऐसी चीज होनी चाहिए कि बड़ी आसानी से, और आपने दे भी दी उसको और वो भी लेटेस्ट दी,
क्योंकि आपको निगाह रखनी पड़ेगी अमेरिका में क्या हो रहा है, इंग्लैंड में कहाँ हो रहा है। मैं कुछ स्कूलों में गया, वहाँ आज भी नारे लग रहे हैं, अंग्रेजों भारत छोड़ो। अंग्रेजों तो भारत तो 1947 में छोड़ गए। आज तो आपके ही ब्लड का एक लड़के ने बहुत लंबे टाइम से प्रधानमंत्री रहा और उसके बाद उनकी कैबिनेट में आज भी 3-4 आदमी हमारे रहते हैं। जी जी हैं? तो वो टाइम चला गया, हम आगे की तरफ सोचें और जो हमारी पुरानी धारणाएं हैं जी उनको खत्म करें जो ठीक नहीं है। मैं नहीं कह रहा कि सारी धारणाओं को, लेकिन जो धारणाएं ठीक नहीं है, जैसे पहले बोलते थे चुप रहने वाला बच्चा अच्छा होता है, बोलने वाला बच्चा खराब होता है, गम खाने वाला बच्चा अच्छा होता है। आज की धारणा में गम खाने वाला गम ही खाता रहेगा, चुप रहने वाला चुप ही रहेगा। कितना भी बड़ा ज्ञान है लेकिन वो कम्युनिकेट नहीं कर सकता। जैसे हमारे महान विद्वान मनमोहन सिंह जी थे, उनके बारे में लोग आज भी कुछ उनकी कम्युनिकेशन के बारे में डिस्कशन उठता है। मोदी जी हमारे बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हैं। तो देखो, एक लीडर को अच्छा कम्युनिकेटर भी होना चाहिए है। तो आप ये देखिए उस स्कूल के अंदर, उस स्कूल के जो मैनेजमेंट है उसकी सोच क्या है, क्योंकि जो मालिकों में जो टॉप में है वो फिर सारे एम्प्लॉय ऊपर से लेकर नीचे तक फिर वही सिस्टम जाता है। मैं आपकी बातें मान लेता हूँ। आपने जो बताई, जो स्कूल के ओनर हैं, स्कूल का जो मैनेजमेंट है वो एजुकेटेड हो, स्कूल के गुण बताए वो हो आपके पास। लेकिन अब जो गुणवान जो स्कूल हैं जिनकी हम बातें कर रहे हैं, अच्छे अच्छे स्कूल, मैं किसी एक स्कूल का नाम नहीं लूँगा, लेकिन अधिकांश प्राइवेट स्कूल अब इस समय इस ब्रांड की कॉपी लेनी है, इस ब्रांड की बुक लेनी है, इस दुकान से लेनी है। जो इस तरह का कल्चर स्कूलों में चल पड़ा है अब इस समय कि फला बुक डिपो पर जाकर वहीं पर आपको किताब मिलेगी, वहीं पर पेंसिल कॉपी लेनी पड़ेगी, वही ब्रांड लेना पड़ेगा, वही ड्रेस लेनी पड़ेगी, वही जूता लेना पड़ेगा जो पर्टिकुलर एक जगह है। इस तरह अभिभावक परेशान हो रहे हैं और वो जो पुस्तक की कीमत है वो कई गुना वसूली जाती है। देखो, मैं रियलिटी बतलाऊं, यदि आप छोटे छोटे गांवों में जाकर देखो तो आज अहीरवाल में लगभग 50% स्कूल सेल पर है। 50% स्कूल सेल पर है। क्यों? अभिभावक आस बहुत रख रहे हैं स्कूल से। अब जब वो आस रखते हैं तो जैसे चाणक्य कहते हैं कि लर्न फ्रॉम एल्डर्स, मतलब उम्मीद बहुत ज्यादा कर रहे जो हैं बेस्ट इंटेलिजेंट पीपल उनसे लर्न करो। इंटेलिजेंट कहता है भैया तू तो चैरिटी कर रहा है, मैं तो चैरिटी नहीं कर रहा ना, मेरे को तो अपनी तनख्वाह चाहिए। जैसे रेवाड़ी की बात कर लीजिए, महेंद्रगढ़ की बात कर लीजिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो के, गुरुग्राम फिर भी ठीक है, ये 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो के टीचर को दिया जा रहा है। कहाँ से निकलेगा आप बताइए? आप कोई सेल्फ फाइनेंसिंग ऑर्गेनाइजेशन है, फंड्स आप कहते हैं डिजिटल करिए, आप कहते हैं ई लाइब्रेरी करिए, आप कहते हैं लेबोरेटरी लेटेस्ट हो, आप कह रहे हैं क्लासरूम का फर्नीचर टॉप का हो, आप कह रहे हो एम्बियंस स्कूल की अच्छी हो, क्योंकि आजकल लोगों के ज्यादा बच्चे नहीं है, 1-2 बच्चे। अच्छा ये सोचे ना, जब किंग्स कॉलेज लंदन में वो अपने बच्चे का एडमिशन कराते हैं स्कूल में, तब वो इतने पैसे निकाल लेते हैं। तो देखिए, कहीं ना कहीं जो भी आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उसके हिसाब से फीस रखनी मैनेजमेंट। मतलब ये हो गया, जो जिस स्तर का स्कूल होगा वो अपने उस स्तर से अपने खर्चे बढ़ाएगा, क्योंकि उसको क्वालिटी एजुकेशन देना है। और यही भारत की एजुकेशन सिस्टम में है। यदि आप बात करोगे तो लोग कहते हैं ठीक है, जो आप फैसिलिटी दे रहे हो उसके हिसाब से आप क्वालिटी, उसके हिसाब से आप चार्ज करिए। और मार्केट से बड़ा कोई चीज नहीं होता भाई। मार्केट यदि उसको एक्सेप्ट कर रहा है तो इसका मतलब वो ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ ना, जैसे आप बताइए, आपने यहाँ पर 3-3 लाख रुपए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो के, पूरे हिंदुस्तान का टीचर गुड़गांव में यहाँ आ रहा है, रेवाड़ी में आ रहा है, महेंद्रगढ़ में आ रहा है, अलवर में जा रहा है। क्यों जा रहा है? यहाँ अच्छे पैसे मिल रहे हैं, यहाँ पैसे अच्छे मिलते हैं। अब विद्वान तो वहीं जाएगा जहां उसकी विद्वता की वैल्यू होगी। अब वो कहता है जी मेरे को 3 लाख। तो यहाँ के प्राइवेट स्कूल विद्वता की वैल्यू कर रहे हैं। तभी तो देखिए, सुनो अभी हम जी हाँ, पहले आप बोल लीजिए। अभी हम तो समापन की ओर बढ़ेंगे। आपसे कुछ और सवाल मेरे 1-2 रह गए, आप बात पूरी करिए। आप देखिए, मैं बहुत लोग है ना स्कूल वालों के बारे में बहुत गलत बोलते हैं। हम सुनते हैं, हंसते हैं, हम कहते हैं ठीक है यार, कोई बात नहीं, जो आपको ठीक लग रहा है वो बात करिए। लेकिन आप मुझे एक चीज बताइए कि जो भी सुविधा लाओगे उस पर पैसा खर्च होगा या नहीं होगा? आपने ये स्टूडियो बनाया है, क्या इस पे पैसा खर्च नहीं हुआ? आपको पता है। आप जो ऑर्गेनाइजेशन बनाओगे उसके अंदर खर्चा नहीं होगा क्या? तो आपको ये समझना है कि इस स्कूलों ने, आप महेंद्रगढ़ में, रेवाड़ी में स्कूल वाले को खूब गालियां निकाली है, जो निकालते हैं। लेकिन उनसे एक सवाल पूछिए कि एग्रेरियन सोसाइटी को नॉलेज सोसाइटी किन्होंने कन्वर्ट किया? क्या सरकारी स्कूलों ने या प्राइवेट स्कूलों ने?
आपकी बात तो यहाँ तो क्या हमारी गलियों के अंदर IITN आ रहे हैं? क्या हमारी गलियों में एम्स घूम रहे हैं गांव में? क्या हमारी गलियों में IAS आ रहे हैं? क्या हमारी गलियों के अंदर जो ऑल इंडिया के जो मेडिकल एग्जामिनेशंस हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी के एग्जाम्स हैं, उनमें बच्चे आ रहे हैं? ये सडनली एक दिन में तो नहीं हुआ। क्या इन प्राइवेट स्कूलों ने नहीं किया? मैं जानता हूँ बहुत से प्राइवेट स्कूल स्ट्रगल कर रहे हैं। हर दूसरे दिन मुझे फ़ोन आता है कि भाई साहब मेरा स्कूल खरीद लो, मेरा ये कर लो। क्योंकि सच्चाई बात यह है, एक स्कूल को चलाने के लिए बहुत भारी फंड चाहिए, और वो बहुत भारी फंड देना नहीं चाहता यहाँ का इलाके का आदमी। जी नहीं देना चाहता तो कैसे होगा? अच्छा, वही 5 लाख रुपए साल के भी चार्ज करने वाले हैं इंडिया के अंदर। जब वो लंदन जाते हैं या किसी अच्छे स्कूल में यहाँ से भेजते हैं अपने बच्चे को, तो वो 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख भी साल का दे। चलिए, मुझे लगता है आपने बहुत बेबाकी से सारी बातें क्लियर कर दी कि भाई अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन चाहिए तो पैसा खर्च करना पड़ेगा। लेकिन मैं अब समापन की ओर बढ़ रहा हूँ, यात्रा को इसको विराम हम देना है। सतवीर यादव 1 से 18 पर पहुँच गए, आगे का क्या इरादा है? बस देखिए, अभी हम स्कूल के साथ अब हम हॉस्पिटल में भी आ रहे हैं, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में। हमने क्या कहा कि वी विल बी चार्जिंग लेस देन व्हाट वी प्रोवाइड, यानी जो हम प्रोवाइड करेंगे उससे कम चार्ज करेंगे। हम और स्कूलों से कंपिटिटिव होंगे फीस के अंदर, लेकिन हम बेस्ट क्वालिटी देंगे, और हम उसका हर चीज पे बड़ी नुक्ताचीनी करके तब खरीदेंगे। देखिए, हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है अजीत डोभाल, बड़े इंटेलिजेंट आदमी है। उनका मैं एक स्पीच सुन रहा था, बहुत दिनों से सुन रहा हूँ। कहते हैं हमेशा सबसे पावरफुल आदमी नहीं जीतता, जो वक्त के हिसाब से अपने आप को अडाप्ट करता है वो जीतता। अब जो वर्ल्ड के सिस्टम को यदि आपने अडाप्ट नहीं किया, उसमें अपने में बदलाव नहीं किया, जो डार्विन ने कहा स्पीसीज विच डू नॉट चेंज विद टाइम बिकम एक्सटिंक्ट, खत्म हो जाती है, तो खत्म हो जाओगे। तो जो भी कुछ करो आचार्य चाणक्य की तरह उसको अपनी लाइन का बेस्ट करो। ठीक है, उसमें पैसा लगेगा, उसमें विद्वान लोग लगेंगे, क्योंकि हर आदमी यहाँ पर चैरिटी के लिए नहीं आया है। स्कूल का मालिक तो सोच सकता, मैं सत्यवीर यादव ये कह सकता कि मैंने स्कूल से पैसा नहीं कमाया और मैं स्कूल के पैसे को हाथ नहीं लगाऊंगा, ना मेरे परिवार का कोई सदस्य स्कूल के पैसे को हाथ लगाएगा। हम तो उल्टा बाहर से कमाकर स्कूल में लगाते हैं और हर साल अपने आप को अपग्रेड करते रहते हैं। चाहे हमें कर्जे लेने पड़ते हैं, लोन लेने पड़ते हैं, हम लेते हैं और हम टाइम पे उस लोन्स को वापस करते हैं। बट हमारा जो स्ट्रगल है बस उसी में चलता रहता है कि जो नई चीज लाई गई, जैसे आप आ गया जी सोलर और ले आइए, सब जगह सोलर लगाइए। आपको फ्री में तो नहीं आता सोलर, एक स्कूल के लिए बहुत बड़ा काम है। बसें एयर कंडीशन चाहिए। अब यहाँ आपके रेवाड़ी में भी डिमांड आने लग गई जी एयर कंडीशनर दो। ठीक है, क्यों? पेरेंट्स कहता है मेरी कार भी एसी है, मेरा घर भी एसी है, मेरे बच्चे का स्कूल क्यों ना एयर कंडीशन दो। तो क्या होता है कि हम दूसरे को ब्लेम तो बड़े आसानी से कर देते हैं, लेकिन आप ये सोचिए कि हर सर्विसेज की आपको पैसे देने पड़ते हैं, और यदि हम अपने आप को वक्त के हिसाब से चेंज नहीं करेंगे तो हम भी सरकारी स्कूल बन जाएंगे। फर्क तो यही है ना। हमारा बच्चा सोचता है ग्लोबल सिटीजन की, जैसे हमारे था वसुंधरा कुटुंबकम। तो भैया यदि वसुंधरा, सच्चाई क्या है कि 140 करोड़ की जनसंख्या के साथ हमारे पास एक ही अल्टरनेटिव है कि हम अच्छी एजुकेशन बच्चों को दें, और दुनिया में जहां भी औरतों ने बच्चे पैदा करने कम कर दिए हैं वहां पर हमारे बच्चे चले जाएं और वो विश्व मानव ग्लोबल सिटीजन बनकर लीड करें। तब हम रियल में वसुधैव कुटुंबकम को साबित करेंगे। जो दोस्तों, आपने सत्यवीर यादव की बातें सुनी, कितने बेबाक अंदाज में इन्होंने अपनी बात कही है। इन्होंने साथ साथ बता भी दिया है कि भाई आप वैजी इस तरह के जो आप सवाल कर रहे हैं ना, इनको छोड़ दीजिए। अच्छा स्कूल चाहिए, अच्छी सुविधाएं चाहिए तो पैसा तो खर्च करना पड़ेगा ही, लेकिन हम पत्रकार हैं, हम ये सवाल करते रहेंगे, आगे भी करते रहेंगे। आपने इनका जवाब सुना है। अगर हम इनकी पूरी बातचीत का सार अगर निकालना चाहें संक्षेप में, तो इस बातचीत का सार यही है कि अतीत से बहुत ज़्यादा चिपक कर रहने की ज़रूरत नहीं है। 20 साल आगे की, 25 साल आगे की
50 साल आगे की सोचिए, आगे की प्लानिंग करके चलिए, एजुकेशन को भी उसी प्लानिंग के अनुरूप अपडेट करिए। आज जो पढ़ाया जा रहा है वह देख लीजिए 25 साल बाद जब ये बच्चा युवा होगा, जब ये इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, यही ज़रूरी नहीं है, जब ये एक अच्छा कुशल बिजनेसमैन बनेगा तब इसकी ज़रूरत क्या होगी, वो सारी बातें इन्होंने बताई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातचीत आपके लिए उपयोगी साबित होगी। आपकी आलोचनाओं का भी इंतज़ार रहेगा, आपकी तारीफ़ का भी इंतज़ार रहेगा। कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपनी आलोचना भी बता सकते हैं। आप अपनी तारीफ़, हमारी अच्छी बातचीत लगी हो तो आप अपने हमारी तारीफ़ भी कर सकते हैं। सब कुछ आप पर निर्भर है। अभिव्यक्ति की, आपकी आज़ादी का हम सम्मान करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।